हाय। मेरे चैनल में दोबारा सबका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक बल है और आज का ये जो वीडियो है ये मैं कोई CFA या FRM के टॉपिक के ऊपर नहीं बना रहा हूँ और ना ही अगला कोई CFA या FRM की बैच लॉन्च हो रही है उसके ऊपर बता रहा हूँ। लेकिन जो टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ वो सारे CFA और FRM कैंडिडेट के दिल के बहुत करीब है। इनफैक्ट कोई भी ऐसा है जो एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से आवश्यक बन जाता है। क्या मुझे कोई कोच की आवश्यकता है, मेंटोर, प्रेप प्रोवाइडर की सहायता लेनी चाहिए या CFA FRM जैसे ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को मैं आसानी से खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके मैं इस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण हो सकता हूँ? ये सवाल हर एक एग्जामिनीज के जहन में ज़रूर आया होगा एट वन पॉइंट ऑफ टाइम और अनदर। तो इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है, लेकिन मैं आप सभी के सामने उन 5 फैक्टर्स के ऊपर, उन 5 कारणों के ऊपर ज़रूर मैं चर्चा करना चाहूँगा जो आपका ये निर्णय लेने में सहायता करे कि आपको आपके CFA या FRM की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में एक्सटर्नल मदद लेनी चाहिए या खुद से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि हम कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम का एक बैकग्राउंड होता है और या तो वो बैकग्राउंड हमसे जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो वो हमसे काफ़ी दूर होता है। इसका मतलब है वो अपने आप में कारण बनता है कि हम उस एग्ज़ाम के लिए एक एक्सटर्नल हेल्प लें इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग सेंटर कह लो या प्रेप प्रोवाइडर कह लो या मेंटरशिप कह लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्वांट्स में अच्छा हूँ तो शायद मेरे लिए CFA या FRM की क्वांट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती है। सिमिलरली जो अंडर ग्रेड में इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का सेक्शन सही में बहुत आसान हो जाता है। जो अकाउंट्स पढ़ के आ चुके हैं उनके लिए FRA सेक्शन जो CFA में काफ़ी टफ माना जाता है वो आसान हो जाता है। वैसे ही जो डेरिवेटिव्स ट्रेडर है, फ्रंट डेस्क में काम कर रहे हैं, उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट या डेरिवेटिव समझना उतना ही आसान हो जाता है। सो ये पहले अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि आप कितना टाइम दे पा रहे हो। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो शायद आप सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ टाइम दिन का निकाल सको, लेकिन अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली आपके लिए टाइम निकालना अपने आप में ही एक चैलेंज हो जाएगा, चाहे वो CFA के एग्ज़ाम हो या कोई FRM के एग्ज़ाम हो या कोई भी और कोई एग्ज़ाम हो। तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आप किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन के तहत ना आ जाए। तो जब भी आप टाइम निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो टाइम आप निकाल सकते हो उसके साथ साथ आप रिसोर्सेज कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज आजकल बाज़ार में बहुत सारे हैं। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माउस के क्लिक के लिए सिर्फ उसके लिए ही बेकरार है। लेकिन क्या सब इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस कर सकते हो या सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए सूटेबल है? द आंसर इज नो। तो कौन सी रिसोर्सेज को रेफर करना है या कौन सा इंफॉर्मेशन आपके सोर्स आपके लिए सही रहेगा आपके प्रोफेशन के लिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिहाज से आपको तीसरा पॉइंट जिसके ऊपर गौर करना चाहिए वो है मोटिवेशन फॉर द एग्ज़ाम इटसेल्फ। आप अपने आप से पूछिए कि ये एग्ज़ाम अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म या लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होने की संभावना है। और अगर आप ये एग्ज़ाम सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर आप पास कर जाते हैं तो आपके लिए उसका इमीडिएट बेनिफिट या लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या रहेगा। ऑब्वियसली सभी का मोटिवेशन जो है वो अलग रहेगा। कोई कोई है जो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। कोई कोई है जिनके लिए ये एग्ज़ाम उनकी अगली प्रमोशन का रीज़न बनता है, उनका बेसिस बनता है। या कोई कोई है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या एंटरप्रेन्योर है, वो अपने इन्वेस्टमेंट स्किल्स को या फाइनेंस स्किल्स को और थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो शायद उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत अच्छी एक चीज़ हो सकती है। तो चलिए, अगर आपने इस मुकाम पे आके अगर आपने ये सही में निर्णय ले लिया कि हाँ मुझे प्रेप प्रोवाइडर चाहिए, तो अगला सवाल जो खड़ा होता है वो है कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी का। तो देखिए, कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है तो आज की तारीख में आपके पास बेयर बोन प्रोवाइडर्स भी है, उसके साथ साथ आपके पास फुल स्किल सर्विस प्रोवाइडर भी है, प्रोवाइडर भी है। तो एक तरफ जब आपको शायद सिर्फ कुछ प्रिंट मटेरियल मिले या कुछ PDF मिले एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अलग विद सम मॉक्स,
दूसरी तरफ आपको एक फुल स्केल जो प्रेप प्रोवाइडर है वो हर एक टॉपिक एरिया या तो वीडियो के माध्यम से, नहीं तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, नहीं तो फिजिकल क्लासरूम के माध्यम से आपको पूरी जो टॉपिक एरियाज है वो आप सभी को शुरुआत से सिखाएगी, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल को ऊपर लेके जाएगी, सो दैट आप एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सको। तो कौन सा आपके लिए सूटेबल है, अगेन ये आपको ही निर्णय करना है। अगर आपको लगता है कि आपको शुरुआती दौर से ही हेल्प चाहिए तो आपको ऑब्वियसली फुल स्केल सर्विस प्रोवाइडर का हेल्प लेना ज़रूरी बन जाता है। ऑफ कोर्स दोनों में कॉस्ट में अंतर बैठता है, लेकिन ये जितनी सारी कॉस्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ ये सारे आपके अपफ्रंट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं, और लोग ज़्यादातर गलती यहीं पे करते हैं। प्रेप प्रोवाइडर के पीछे अगर आपको कोई खर्चा करना है, कोई कॉस्ट उठानी है, तो उसको कॉस्ट के नज़रिए से पहली बात है मेरे हिसाब से कभी मत देखिए, उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखिए। आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी चीज़ अकेले प्रिपेयर करके अगर आप पास हो सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए तो आपका 6 महीना तो चला ही गया, और अगले आने वाले 6 महीनों में दोबारा एग्ज़ाम के लिए आपको $1000-1500 या $500 से $700 आपको खर्च करने पड़ेंगे, राइट। और उसके साथ साथ शायद उस टाइम पे आपको प्रेप प्रोवाइडर की आवश्यकता हो, तो आप टाइम को भी देखिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट कितना बैठ रहा है उसके ऊपर मत जाइए। इस पॉइंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सब पॉइंट बन के आता है, और वो ये है कि कौन से प्रेप प्रोवाइडर की हम चयन करें। अब देखिए, जब कौन से प्रेप प्रोवाइडर की चयन करने की बात आती है, साउथ ईस्ट एशिया में खास करके कंट्रीज लाइक इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में बाकी कंट्रीज जो हो गया, यहाँ पे एफआरएम और सीएफए की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इनफैक्ट अगला जो आने वाला डिकेड है वो सीएफए और एफआरएम के लिए साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा मार्केट होकर सामने आएगा। और इसी लिहाज से आपको जेन्युइन प्रेप प्रोवाइडर के साथ साथ बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेटर्स भी आजकल मार्केट में हैं, और आपको इन सब से सावधान होना है। तो इसके लिए आपको ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रेप प्रोवाइडर आपको $100 में आपको प्रेप प्रोवाइडिंग करवा रहे हैं, क्या वो आपके लिए मुनासिब है। अगर कोई फुल स्केल सर्विस प्रोवाइडर अगर आपको उसके अगेंस्ट में अगर $500 चार्ज कर रहे हैं, तो उसके और ये $100 में इनमें फ़र्क क्या है, आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है। अब आप इतने सारे टाइप ऑफ प्रोवाइडर्स के बारे में बात कर लिए, तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना है कि आपको कौन से प्रोवाइडर को चूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। जहाँ तक प्रेप प्रोवाइडर की बात है, तो ऑब्वियसली आप ये देखें कि वो प्रेप प्रोवाइडर क्या एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या वन मैन ड्रिवन शो है। अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मसलन जैसे कापलान श्वेजर्स हो गया, तो कापलान श्वेजर्स दुनिया की सबसे बड़ी प्रेप प्रोवाइडर है इन सीएफए एंड एफआरएम दोनों ही केस में। लेकिन एक उसकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो खूबी ये है कि उनके फैकल्टी की अगर हम बात करें तो मोर देन 60 CFA एंड एफआरएम चार्टर होल्डर्स टुडे आर एम्प्लॉयड देयर। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जो इतने सारे हम चार्टर होल्डर्स की बात कर रहे हैं जो कापलान श्वेजर्स के साथ काम कर रहे हैं, ऑब्वियस और जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए पार्ट टाइम जॉब रहेगा। वहीं पे अगर आप वन मैन ड्रिवन शो जैसे देखें, फॉर एग्जांपल बायोनिक टर्टल हो गया, जिसको अभी सेरिफी के नाम से भी जाना जाता है, जो डेविड हार्पर का है। बायोनिक टर्टल डेविड हार्पर का एफआरएम कोर्स वर्ल्ड वाइड एक फेमस कोर्स है, लेकिन इट्स अ वन मैन शो। तो वन मैन शो होने की फ़ायदा ये है कि वो बंदा पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहेगा। उसके लिए ये प्रेप प्रोवाइडिंग सबसे बड़ा रोजी रोजगार का समाधान है, प्रावधान है। तो ऑब्वियसली वो अपना बेस्ट और अपना सब कुछ देगा उस बिजनेस के लिए। तो ये चयन करना आपके लिए एक आवश्यक चीज़ बन जाती है। दूसरी चीज़ जो एक क्वालिटेटिव चेक पॉइंट है, वहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप प्रेप प्रोवाइडर देखें, मेरे लिहाज से कभी भी ऐसे कोई प्रेप प्रोवाइडर का आप सहारा ना ले जिसने खुद सीएफए या एफआरएम की एग्ज़ाम परीक्षा पास नहीं की है। आप पूछेंगे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, तो देखिए एग्ज़ाम अपनी जगह पे होती है, नॉलेज अपनी जगह पे होती है। नॉलेज लेना अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम देना अपने आप में एक टेक्निक होता है, अपने आप में एक स्ट्रैटेजी होता है। और ये बंदा और वही बंदा इसके ऊपर पूरी जस्टिस कर पाएगा, पूरी तरह से आपको प्रिपेयर कर सकेगा, पूरी तरह से आपको बता सकेगा जिसने एक्चुअली वो एग्ज़ाम दिया है और वो एग्ज़ाम पास किया हुआ है। और नेक्स्ट चीज़ है, फिर आप वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो सच में सीएफए चार्टर होल्डर है या एफआरएम चार्टर होल्डर है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए, सीएफए इंस्टीट्यूट और गार्ड जो एफआरएम एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उनके डायरेक्टरी में जाइए और उनके डायरेक्टरी में जाके
जो फैकल्टी है उनका नाम चेक कीजिए, उनका नाम अगर वहाँ पे नहीं है तो ऑब्वियसली वो एक कह लो कि वो एक जेन्युइन प्रोवाइडर नहीं है। जब आपने ये क्वालिटी चेक कर ली तो दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि प्रोवाइडर का एक्सपीरियंस क्या है, उसकी सक्सेस रेट क्या है और उसके कुछ सैम्पल लेक्चर्स क्या यूट्यूब में या कोई सोशल मीडिया में अवेलेबल है कि नहीं। तो उससे आपको एक फील मिलेगा कि ये प्रोवाइडर के साथ आपकी जो बंधन है वो एक्चुअली एक कोऑर्डिनेशन के तौर पे काम कर सकती है कि नहीं। क्योंकि देखिए एग्जाम एक प्रोजेक्ट की तरह है, इस प्रोजेक्ट में अगर सक्सेस चाहिए तो आपकी और आपकी कोच की इन्वॉल्वमेंट, दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों का तालमेल होना, तालमेल बैठना, एक कोऑर्डिनेशन बैठना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर खींचा है, लेकिन इससे आपको जानकारी पूरी मिल रही होगी, इसका मैं उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई प्रिपरेटर का चॉइस करें, मेरे बातों को ज़रा ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।